दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ कि बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण का जो दायरा है, चूँकि उसको 75% तक कर दिया गया है। तो ऐसे में सवाल ये है कि सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा जो मानदंड स्थापित किया गया था 1992 में, एक केस फाइल हुआ था सर्वोच्च न्यायपालिका में 1992 में, इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में सर्वोच्च न्यायपालिका ने तय किया था कि एससी एसटी ओबीसी का जो आरक्षण है, यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनके लिए जो आरक्षण का दायरा है, जो मैक्सिमम लिमिट है, जो ऊपरी सीमा है, वो 50% तक ही है। हालांकि उसके बाद ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो आया मोदी सरकार के द्वारा 2019 में, उसको सर्वोच्च न्यायपालिका ने अपना हरी झंडी दिखा दिया है। तो ओवरऑल बात किया जाए तो भारत में जो आरक्षण है वो 50% प्लस 10% यानी 60% है, जिसको वैलिडिटी देता है सर्वोच्च न्यायपालिका भी। लेकिन बिहार में हो गया है 75%। तो बिहार में जो 75% हुआ है, इन फ्यूचर ये कैसे सस्टेन रह पाएगा, ये आरक्षण कैसे जारी रह सकता है, इसके लिए बिहार सरकार को क्या करना होगा, चलिए इसी पे थोड़ा बात करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं 2021 का। महाराष्ट्र की लोकल सरकार के द्वारा, यानी महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा मराठों को अलग से आरक्षण देते हुए जो आरक्षण का जो ऊपरी सीमा था वो 60% से ज़्यादा कर दिया गया था। चूँकि 60% तो पहले से ही है एससी एसटी ओबीसी के लिए 50% और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, लेकिन मराठा आरक्षण को अलग से वहाँ पर जारी किया गया। इस तरीके से जो कुल आरक्षण है वो 60% प्लस हो गया। उसके बाद ये जो मामला है सर्वोच्च न्यायपालिका में जाता है और सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा मराठा आरक्षण को खारिज कर दिया जाता है। यानी आरक्षण का जो फैसला, जो एक्स्ट्रा आरक्षण का जो फैसला महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा लिया गया था मराठा आरक्षण के संदर्भ में, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो आपके मन में यह सवाल जरूर ही होगा कि चूंकि महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिया गया, उस डिसीजन को कैंसिल कर दिया गया सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा, तो क्या बिहार सरकार के द्वारा जो ये डिसीजन लिया गया है, बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जो कानून पास हुआ, क्या उसको भी सर्वोच्च न्यायपालिका कैंसिल कर सकता है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैंने एग्जाम्पल आपको बताया महाराष्ट्र का। अब हम चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की दोस्तों अगर बात किया जाए तो वहां पर 69% आरक्षण है। तो आपके मन में यह भी सवाल होगा कि एससी एसटी ओबीसी के लिए जो मैक्सिमम आरक्षण है वो तो 50% है, तो तमिलनाडु में 69% है 1994 से ही, वो सर्वोच्च न्यायपालिका में क्यों कैंसिल नहीं हुआ? जबकि महाराष्ट्र में ऐसा ही करने का कोशिश किया गया तो वो तो कैंसिल हो गया। आखिर तमिलनाडु सरकार के द्वारा ऐसा क्या कदम उठाया गया कि 69% आरक्षण होने के बावजूद भी, सर्वोच्च न्यायपालिका के मानदंडों के विरुद्ध जाते हुए भी वहां तो आरक्षण चल रहा है? आखिर क्या है वजह, चलिए समझते हैं। ये बात है 1994 का। जयललिता एआईडीएमके की नेता, उनको भी पता था कि सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जैसे ही वो जो आरक्षण का दायरा था जो 68% से 1% और बढ़ाकर 69% कर दिया गया, हालांकि जयललिता के पहले की जो सरकार थी उसके द्वारा 68% किया गया था। यानी एक क्वेश्चन मार्क था उनके भी दिमाग में कि अब ये तो सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा। तो वो चली जाती है केंद्र सरकार के पास। चूंकि उस समय गठबंधन का सरकार था, नरसिंहा राव जी का सरकार था, एआईडीएमके भी उस गठबंधन का हिस्सा था। जयललिता नई दिल्ली चली जाती है। नई दिल्ली जाकर होता क्या है, जो तमिलनाडु सरकार के द्वारा तमिलनाडु के विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक लाया गया था, जो तमिलनाडु में कानून बनाया गया था राज्य सरकार के द्वारा, उस कानून को केंद्र सरकार की मदद से 9वीं अनुसूची में शामिल करा दिया जाता है। यानी भारतीय संविधान का जो 9वीं अनुसूची है, 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें तमिलनाडु के इस आरक्षण संशोधन कानून को डाल दिया जाता है। अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि 9वीं अनुसूची में आखिर ऐसा क्या बात है कि वहां अगर कोई कानून जाता है तो वो न्यायालय से कहीं ना कहीं बच जाता है। न्यायालय के द्वारा जो समीक्षा होता है, जो सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा जो जुडिशियल रिव्यू होता है, उससे कहीं ना कहीं वो बच जाता है। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन हुआ 1951 में। चूंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां ही थी, 1951 में पहली बार संविधान में संशोधन करते हुए 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया। और 9वीं अनुसूची को तो ऐड किया ही गया, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 का बी को भी जोड़ा गया। अनुच्छेद 31 का बी क्या कहता है? अनुच्छेद 31 का बी ये कहता है कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून है, चूंकि 9वीं अनुसूची में जो कानून होते हैं केंद्र सरकार के भी हो सकते हैं और राज्य सरकार के भी हो सकते हैं, तो 31 का भी ये कहता है कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून है वो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रहेगा। यानी उन कानूनों का समीक्षा, रिव्यू सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा नहीं किया जा सकता है।
तो जयललिता ने 1994 में क्या कराया? जयललिता ने केंद्र सरकार के द्वारा संविधान में 76वां बार संशोधन करवाया, यानी 76th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद तमिलनाडु का ये जो आरक्षण संशोधन कानून था उसको 9वीं अनुसूची में रख दिया गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु में जो 69% आरक्षण है वो किस तरीके से अभी तक बचा हुआ है। हालांकि वो जो आरक्षण का मामला है वो अभी भी सर्वोच्च न्यायपालिका में लंबित है। अगर बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार के द्वारा जो 75% आरक्षण का कानून लाया गया है, इस कानून को अगर 9वीं अनुसूची में रखवा दिया जाता है, जिसके लिए क्या करना होगा? जिसके लिए नीतीश जी को मोदी जी के पास जाना होगा और संविधान में संशोधन करवाना होगा। उसके बाद ही 9वीं अनुसूची में बिहार के इस कानून को रखा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी हद तक संभावना है कि ये जो कानून है आगे भी सस्टेन कर पाएगा, यानी आगे भी ये जो कानून है, जो 75% आरक्षण है, वो आगे भी जारी रह पाएगा। लेकिन एक सवाल और भी है कि क्या 9वीं अनुसूची में जाने के बाद किसी भी कानून का न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकता है? तो चलिए जरा इसको समझते हैं। इसके लिए सर्वोच्च न्यायपालिका के 2 फैसलों को देखना होगा। जो पहला फैसला है सर्वोच्च न्यायपालिका का वो केशवानंद भारती वाद का है। अगर केशवानंद भारती वाद की बात करें तो जो केशवानंद जी थे वो मठाधीश थे, एक मठ के वो हेड थे, जो मठ केरला का था। वो जमीन संबंधी विवाद है, उस मुद्दे पर हम नहीं जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जो केस फाइल हुआ था 1973 में सर्वोच्च न्यायपालिका में, केशवानंद भारती वाद, उस केस में सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा ये कहा गया था कि अगर 9वीं अनुसूची में कोई कानून है और वो कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उस कानून का भी न्यायालय समीक्षा करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 9वीं अनुसूची में कोई कानून है और सर्वोच्च न्यायपालिका को ये लगता है कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है, तो सर्वोच्च न्यायपालिका उसका भी जांच कर सकता है। ये तो हुआ 1973 का सर्वोच्च न्यायपालिका का जजमेंट। एक और जजमेंट के माध्यम से समझते हैं, वो जजमेंट है 2007। इस जजमेंट के माध्यम से भी आप समझ पाएंगे कि सर्वोच्च न्यायपालिका 9वीं अनुसूची में जो भी कानून है उसका समीक्षा काफ़ी हद तक कर सकता है। आखिर क्या है 2007 का मामला, चलिए देखते हैं। 2007 की बात है, IR कोल्हो वर्सेस तमिलनाडु राज्य। ये एक केस फाइल हुआ था सर्वोच्च न्यायपालिका में और जिस पर 9 जजों का संवैधानिक पीठ भी बैठा था। आखिर 9 जजों के संवैधानिक पीठ ने डिसीजन क्या दिया, तो चलिए देखते हैं क्या डिसीजन दिया। सर्वोच्च न्यायपालिका ने यह कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल जो भी कानून है, चाहे वो केंद्र सरकार के कानून हो चाहे राज्य सरकार के कानून हो, वो कानून अगर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हैं तो उन कानूनों का समीक्षा किया जा सकता है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो 2012 से ही तमिलनाडु का जो मामला है सर्वोच्च न्यायपालिका के पास लंबित है, यानी 69% आरक्षण की अगर बात करें जो तमिलनाडु में भी चल रहा है, उसकी वैलिडिटी का भी जांच सर्वोच्च न्यायपालिका कभी भी कर सकता है। यानी ये कहना सही नहीं है कि 9वीं अनुसूची में अगर किसी कानून को रख दिया जाता है तो वो न्यायालय की समीक्षा से बच जाएगा। तो आप अभी तक दोस्तों ये समझ गए होंगे कि 9वीं अनुसूची जो है अगर उसमें किसी कानून को रख दिया जाता है तो वो कानून काफी हद तक सुरक्षित हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस कानून पर न्यायालय समीक्षा नहीं कर सकता है, उस कानून का भी न्यायालय समीक्षा कर सकता है। अगर फाइनली बिहार के बारे में बात करें, अगर बिहार सरकार के द्वारा 9वीं अनुसूची में बिहार में जो आरक्षण संशोधन कानून लाया गया है, इस कानून को अगर 9वीं अनुसूची में रखवा दिया जाता है, जिसके लिए जो एक्शन है भारतीय संसद को लेना होगा, तो ये जो कानून है काफ़ी हद तक सुरक्षित रह पाएगा इन फ्यूचर के लिए। नहीं तो सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा सीधे तौर पर इसको कैंसिल कर दिया जाएगा।